नमस्कार, मैं हूं सिकता और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। दिल्ली एक बार फिर कूड़े की ढेर पर रहने को मजबूर है। एक बार फिर तीनों एमसीडी में हड़ताल है। मुद्दा है 3 महीने में दूसरी बार है कि तीनों एमसीडी के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इस बार हड़ताल इसलिए ज्यादा बड़ी है क्योंकि तीनों निगमों में काम करने वाले लगभग सभी कर्मचारी शामिल हैं, जिसमें सफाई कर्मचारी के साथ साथ डॉक्टर्स, टीचर्स, माली सब शामिल हैं। इससे पहले जो हड़ताल हुई थी उसमें सफाई कर्मचारी ही शामिल थे और तब दिल्ली ने देखा था किस तरह सड़कों पर कूड़ा कचरा जमा हुआ था। खासकर पूर्वी दिल्ली इलाके का तो सबसे बुरा हाल था। अभी हड़ताल शुरू हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और सड़कों पर कूड़ा फैल गया है। कूड़ा नहीं उठाने की वजह से हालात आगे और भी बदतर हो सकते हैं। वहीं दूसरी सेवाएं भी बुरी तरह से चरमरा सकती हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनके वेतन समेत सुविधाएं भी नहीं दे रही, इसलिए उन्होंने काम का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। 1 साल के अंदर एमसीडी में ये चौथी हड़ताल है। मार्च 2015 में पूर्वी दिल्ली एमसीडी में हड़ताल हुई थी। ये हड़ताल करीब 7 दिनों तक चली। इसके बाद जून 2015 में एमसीडी के कर्मचारी हड़ताल पर गए। सबसे ज्यादा पूर्वी दिल्ली में इसका असर हुआ। यह हड़ताल 12 दिनों के बाद खत्म हुई। वहीं अक्टूबर 2015 में तो तीनों एमसीडी के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। 2 दिनों तक हड़ताल चली और फिर मांग माने जाने के आश्वासन पर ही हड़ताल खत्म हुई। यानी 1 साल के अंदर ये चौथी हड़ताल है। इस बार हड़ताल में 20 यूनियंस के शामिल होने की भी बात सामने आ रही है। एमसीडी की हड़ताल में आम आदमी की मुश्किल बढ़ सकती है, लेकिन नेताओं की सियासत भी कम नहीं होती। दिल्ली सरकार बनाम एमसीडी कोई नई बात नहीं। इसकी वजह माना जाता है तीनों एमसीडी पर बीजेपी का काबिज होना और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का होना। इस हड़ताल पर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, कहना बहुत मुश्किल है। दिल्ली सरकार दावा करती है कि उसने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे दे दिए हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सीधा सीधा आरोप लगाया और इसे एमसीडी हत्याने की साजिश करार दिया है। दिल्ली सरकार के पास में जितनी भी देनदारी थी पूरी की पूरी हमने चुकाई है। 12 जो नॉन प्लान फंड होता है उसमें पूरा बाकायदा सभी कर्मचारियों की 12 महीने की पूरी तनख्वाह दी गई है। उसके अलावा इन लोगों ने प्लान फंड का पैसा डाइवर्ट कर दिया तनख्वाह के फंड में। फिर आखिर वो पैसा जा कहाँ रहा है? जो पैसा सड़क बनाने पे था, स्कूल चलाने पे था, वो भी ये तनख्वाह में ले गए। 12 महीने की तनख्वाह का पैसा भी इनको मिल गया। उसके बावजूद कर्मचारी बेचारे दुखी हैं। तो बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के इलेक्टेड नेताओं को ये जवाब देना पड़ेगा कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। उसके जवाब देने की जगह मेरे घर पे कूड़ा फेंकवा रहे हैं। मेरे घर पे कूड़ा फेंकवाने से अगर इनको आपके पास में तनख्वाह मिलती हो तो मेरे घर के कूड़ा के ढेर बना दो। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि जिस संस्था का मैनेजमेंट अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे सकता उसे बने रहने का अधिकार नहीं है। एमसीडी भंग की जाए और फिर से चुनाव हो। दिल्ली सरकार का यह भी कहना है कि उत्तरी एमसीडी को करीब 900 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। वहीं ईस्ट एमसीडी को 465 करोड़ और दक्षिणी एमसीडी को इस साल सैलरी देने के लिए 668 करोड़ का फंड दिया गया। सरकार यह भी दावा कर रही है कि 15 जनवरी को तीनों एमसीडी के कमिश्नर ने इस बात को दिल्ली सरकार के अधिकारियों के सामने माना भी था। फिर क्यों नहीं सैलरी दी गई? जहां दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि सैलरी के लिए पैसे दे दिए गए हैं, वहीं हड़ताली यूनियंस का कहना है कि उन्हें ना तो सैलरी मिली है और ना ही सुविधाएं। उनका दावा है कि 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर हैं। एमसीडी के मेयर भी दिल्ली सरकार पर आरोप मढ़ रहे हैं। इनको रात को भी सपने के अंदर दिल्ली नगर निगम नजर आती है कि ये कैसे उसके ऊपर अपना कब्जा बनाएं। इसलिए अभी ये 2017 का भी इंतजार नहीं कर पा रहे और ये उससे पहले ही उसको भंग करके इस पे कब्जा करना चाहते हैं। साफ है, सियासत का खामियाजा उन्हें उठाना पड़ रहा है जो इन इलाकों में रहते हैं। अगर दिल्ली पर नजर डालें तो करीब 96% इलाका एमसीडी के अंदर आता है। बाकी इलाके एनडीएमसी और कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आते हैं। यानी हड़ताल लंबा खिंचा तो व्यवस्था पूरे शहर की चरमरा सकती है। तो आखिर क्या है हल और क्यों हल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं दिल्ली सरकार के मंत्री और एमसीडी के नुमाइंदे, ये जानने के लिए हम कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ एक खास पैनल विजय गोयल हैं, नेता बीजेपी, दिलीप पांडे प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, जेपी अग्रवाल नेता हैं कांग्रेस के, और साथ ही मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में बीएस वोरा हैं, ईस्ट दिल्ली RWA जॉइंट फ्रंट फेडरेशन से ये जुड़े हुए हैं। दिलीप पांडे, आपसे शुरू करूं। दिल्ली में बार बार ये हड़ताल क्यों हो रही है? क्या इसका जवाब दिल्ली सरकार के पास है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस गणित को समझना। दिल्ली की जनता की समझ में आ चुका है कि बीजेपी शासित एमसीडी फंक्शनली और फाइनेंशियली कोलैप्स कर चुकी है। अब कंपनी लॉ के तहत बहुत सिंपल सा सिद्धांत ये बताता है कि अगर कोई भी संस्था अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की तनख्वाह देने में भी अक्षम है तो उसके 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो उसे डिसॉल्व कर लिया जाए
या अगर संभावनाएं वैधानिक बनती हैं तो सरकार उसे टेक ओवर करके और आगे चलाने का प्रयास करे। एमसीडी के केस में अगर एमसीडी अपने कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे पा रही है, वो भी ऐसी स्थिति में जब नॉन प्लान हेड के तहत पिछले 12 महीने की सैलरी का पैसा इनको दिया जा चुका है, जो एमसीडी के तमाम आय के स्रोतों में से एकमात्र स्रोत है और ये छोटा स्रोत है। इसके अलावा दिल्ली की एमसीडी के आय के बहुत सारे स्रोत होते हैं जिनसे इनसे अपेक्षा की जाती है कि धन का अर्जन करेंगे, इनका रेवेन्यू बढ़ेगा और उसको तमाम विकास के कामों में, साफ सफाई के कामों में लगाएंगे। वो न कर पाने की स्थिति में आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि एमसीडी को और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को दिल्ली की जनता से माफी मांगते हुए आत्मसमर्पण कर देना चाहिए कि वो एमसीडी को चला पाने में, गवर्न कर पाने में और डिलीवर कर पाने में अक्षम है। अतः इसको डिसॉल्व करने के बाद दोबारा चुनाव करवाया जाए। मेरे पास ये रिपोर्ट है 9 मार्च। दूसरी बात जी, ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, आपसे ही जवाब मैं ले रही हूँ। हाँ, 9 मार्च 2015 की रिपोर्ट है। ईस्ट कॉरपोरेशन कह रहा था 9 मार्च 2015 को कि उसकी जो पूरी आर्थिक व्यवस्था है वो चरमरा चुकी है, उसे मदद चाहिए। कॉरपोरेशन के लोग राजनाथ सिंह से मिले थे और राजनाथ सिंह की तरफ से भरोसा दिया गया था कि जब नई दिल्ली की जब सरकार बनेगी, दिल्ली में नई सरकार, तब पूरी व्यवस्था की जाएगी कि सहयोग मिले, वित्तीय सहयोग मिले ईस्ट कॉरपोरेशन को। तो ये बात आपके सत्ता संभालने से पहले की है और तब से अभी तक क्यों नहीं मदद की गई इन कॉरपोरेशंस की? बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने एक बात तो सही कही कि ये समस्या है ये आज की नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के समय से ही इसके बीज बोए गए हैं। अब बात आती है राजनाथ सिंह जी के रचनात्मक सहयोग की। अब दुविधा इस बात की, आप सोचिए कि अगर सहयोग करने की मनसा होती तो राजनीति नहीं कर रहे होते, सहयोग कर रहे होते। लगभग 1600 करोड़ रुपए राजनाथ सिंह जी के अधीन आने वाले डीडीए के पास एमसीडी के बकाया तो है, लेकिन एमसीडी को चलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के दिग्भ्रमित नेता एक बार भी राजनाथ सिंह जी के पास नहीं जाते उसको मांगने के लिए। अलबत्ता जब कहा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है तो कहते हैं कि जी केस चल रहा है, सब जुडाइज मैटर है। अरे महानुभाव, ये केस तो तब तर्कसंगत लगता जब केंद्र की सरकार अलग थी और एमसीडी को कोई और पार्टी चला रही थी। अब तो डीडीए भी आपके अधीन है और एमसीडी भी आपके अधीन है। टेबल के अक्रॉस बैठिए, मामले को निपटाइए। अगर आपके अंदर डिलीवर करने की, गवर्न करने की और लीड करने की क्षमता है तो उसका उदाहरण पेश कीजिए। इस मसले को आउट ऑफ कोर्ट सेटल करके जितना एमसीडी को देना है दीजिए, उनकी भी समस्या का समाधान होगा। पांडे, आप कह रहे हैं कि इस मसले का हल बीजेपी के पास ही है, लेकिन विजय गोयल जी, अगर दिल्ली सरकार इस वक्त ये कह रही है कि पैसा जितना बकाया था दे दिया गया है, तो फिर आखिर मामला है क्या? देखिए, एमसीडी का कहना यह है, ये मामला इतना उलझा हुआ नहीं है जी। दूसरे के आप अकाउंट चेक करेंगे, दूसरे के बारे में बताएंगे कहां से उनको इनकम है, कहां से नहीं है। एमसीडी का सीधा सीधा मामला यह है कि थर्ड फाइनेंस कमीशन का जब से ये तीनों का बंटवारा हुआ था, ईस्ट में, साउथ में और नॉर्थ के अंदर जी, तो अभी तीनों एमसीडी का ये कहना यह है कि थर्ड फाइनेंस कमीशन का 3000 करोड़ का बकाया है जी। इसके लिए कमिश्नर्स ने इनको लेटर भी लिख दिए हैं। फोर्थ फाइनेंस कमीशन का और 3000 करोड़ रुपया हो जाएगा। तो सीधी सीधी बात है, दिल्ली सरकार को अपना वो रुपया इनको देना है जी। और अगर अभी से ये ले लिया जाएगा भाई बीजेपी शासित एमसीडी ठीक नहीं है, इसको डिसॉल्व कर देना चाहिए, इसको आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, फिर तो ऐसा लगता है कि जैसे एमसीडी के ऊपर राजनीति हो रही है, क्योंकि अभी एमसीडी के चुनाव 1 साल बाद आने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि जो दिल्ली की सरकार होती है उसका एमसीडी के साथ भी संबंध होता है। अंततः दिल्ली की जनता को परेशानी हो रही है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को उस पर भी ध्यान देना है कि इसका बैठकर हल निकाला जाए और दिल्ली सरकार का जो रुपया बनता है वो दे। हम विज्ञापनों पे तो दुनिया भर का पैसा खर्च कर सकते हैं, किंतु हम ये जो 40,000 कर्मचारी हैं इनकी सैलरीज के पैसा नहीं दे सकते। और मुझे सैलरीज से मतलब नहीं है, एक सीधा सा बात है, इतना सा रिकॉर्ड तय करना है कि थर्ड फाइनेंस कमीशन का पैसा बनता है या नहीं बनता। और उसके लिए उन्होंने उनको लिख दिया है कि भाई ये बनता है तो भाई उनको दे दीजिए। और जब तक झगड़ा नहीं सुलझता तब तक 500-600 करोड़ रुपया देकर और उसके बाद अपने खाते और उनके खातों का मिलान कर लीजिए। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सबको मिलजुल कर दिल्ली की जनता की समस्या को हल करना चाहिए। पूरा मसला है दिलीप पांडे,
जो बकाया है थर्ड फाइनेंस का और फोर्थ फाइनेंस जब से ये इम्प्लीमेंट हुआ है उसका बकाया जो है वो देना अभी बाकी है, जिसकी वजह से ये पूरी मुश्किल खड़ी हुई है। देखिए सिक्ता जी, ये कोई 2-4 रुपए का मामला नहीं है कि इधर उधर हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। विजय गोयल साहब को मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। फोर्थ फाइनेंस कमीशन प्रभाव में नहीं है दिल्ली के अंदर, थर्ड फाइनेंस कमीशन प्रभाव में है। फोर्थ फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी उनको अलग अलग भागों में ट्राइफिकेट करके केंद्र के पास, एमसीडी के पास और दिल्ली सरकार के विधानसभा के अंदर टेबल कर दिया गया है, जो कांग्रेस के दौरान भी लंबित था और बीजेपी के दौरान जब अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी एलजी के जरिए दिल्ली चला रही थी तब भी लंबित रहा। हमारी सरकार आई, ठंडे बस्ते से निकाला, ट्राइफिकेट किया और उन रिकमेंडेशन को भेजा हुआ है। तो जो पैसा है, जो देनदारी है, वो थर्ड फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक देनदारी है। विजय गोयल जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि ये बहुत उलझा हुआ मसला नहीं है, मैं इससे सहमत हूं और इसका सबसे आसान तरीका है कि अकाउंट्स का मिलान कर लिया जाए। बिल्कुल सही बात कही। इसमें 2-3 इनपुट्स मेरी तरफ से हैं। मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार के ऑन रिकॉर्ड एमसीडी के ऊपर 6000 करोड़ रुपए की देनदारी है। इससे मुझे लगता है विजय गोयल साहब इनकार नहीं करेंगे, ये शीला दीक्षित जी के जमाने से है। दिल्ली की सरकार ने जब अपना बजट पेश किया तभी कह दिया था कि इसके ऊपर हम सारा इंटरेस्ट वेव ऑफ करते हैं। ये 6000 करोड़ रुपए लेना ये भी हम लंबित करते हैं, अभी नहीं चाहिए, क्योंकि एमसीडी परफॉर्म नहीं कर रही है ठीक से, तो ये पहले परफॉर्म कर ले, अपनी रिकवरीज कर ले, इसके बाद 6000 करोड़ रुपया दे और वो कई 100 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट तो हमको चाहिए ही नहीं। समस्या किस बात की है कि एक भी प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट एमसीडी देने को तैयार नहीं है, प्रोजेक्ट फंड यूटिलाइजेशन रिपोर्ट देने को तैयार नहीं है, अकाउंट चेक करवाने को तैयार नहीं है। इससे शक होता है कि कहीं पेंशन घोटाले की तरह ये भी घोटाला तो नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप ही के टीवी चैनल पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सीता जी। हाँ जी, उनका तर्क ये हो सकता है कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जी। आप ही के चैनल पे शिक्ता जी कुछ महीने पहले क्रांति संभव भाई ने एक रिपोर्ट पेश करी थी पेंशन घोटाले की। हमारा डर यह है कि पेंशन घोटाले की तरह सैलरी दिए जाने के बावजूद गरीब कर्मचारियों को सैलरी न देना एक बहुत बड़े सैलरी घोटाले की तरफ इशारा करता है। और अगर इसकी खातों की जांच नहीं होती, ईमानदारी से सच्चाई सामने नहीं आती ठीक तरीके से जांच करके, तो कहीं ना कहीं फिर यह जनता मानने को मजबूर होगी कि कहीं ये जो सैलरी घोटाला हो रहा है इसकी एक राशि कहीं मेयरों के पास तो नहीं जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास तो नहीं जा रही है। मेरा मन मानना चाहता है कि मैं गलत हूं, ऐसा ना हो रहा हो। इसके लिए सरकार भी इसका पता लगा सकते हैं। जेपी अग्रवाल, दिल्ली की जनता को उनके अधिकार से वंचित न करे, पूरी मुश्किलात, सफाई के अधिकार, कर्मचारियों की जो वातावरण के अधिकार। दिलीप पांडे, एक मिनट, ये पूरी मुश्किलात क्या ये आम आदमी पार्टी को और एमसीडी को, इस जो मौजूदा एमसीडी उसको विरासत में मिली है? क्योंकि जो फोर्थ कमीशन था उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी 2013 में, लेकिन शीला दीक्षित सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और इस कमीशन ने ये रिकमेंड भी किया था कि सिविक बॉडीज जो हैं, जो एक कॉर्पोरेशन है, उनका हिस्सा जो है टैक्स में वो 5.5% से बढ़कर 12.5% हो जाए। तो अगर वो तब इंप्लीमेंट हो गया होता तो इतनी फाइनेंशियल क्राइसिस में ये कॉर्पोरेशंस नहीं होते। जेपी अग्रवाल, मैं इसको 2 हिस्सों में अपनी बात कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि आपने देख लिया बिगर कांग्रेस के दिल्ली का आईना क्या होगा। जो 2 पार्टी हैं, जिस तरह इनकी रोज की लड़ाई झगड़े, रोज सुबह उठो तो एक इनकी बयानबाजी होती है जिससे दिल्ली वालों का नुकसान हो रहा है। दिलीप भाई से मैं सहमत नहीं हूं, इन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र करा। मैं बीजेपी को भी साफ पाक नहीं कह रहा, लेकिन जो इनके हाथ में है कानूनी तौर पर जो काम ये कर सकते थे इन्होंने नहीं किया। ये असेंबली बुलाते और ये कहते इस तरह दिल्ली का हाल खराब हो रहा है, वर्करों को तनख्वाह नहीं दी जा रही, जो हमारे एमसीडी के कर्मचारी है, रेजोल्यूशन पास करते। फाइनेंशियल बंगलिंग का आरोप जो इन्होंने अभी लगाया है ये असेंबली में लगाते। दूसरा रास्ता था ये एलजी साहब को बीच में गिरते, उनसे जाकर मिलते कि साहब ये हालात हो रहे हैं, दिल्ली में लोगों का नुकसान हो रहा है, कूड़ा घर बना हुआ है दिल्ली में और कर्मचारी तबाह हो रहे हैं। ये राजनाथ सिंह के पास जाते, पहले भी गए थे। आप होम मिनिस्ट्री के अधीन दिल्ली आती है, आपने जाकर क्यों नहीं कहा उनसे कि कॉर्पोरेशन ठीक काम नहीं कर रही, हजारों करोड़ रुपए इधर से उधर हो रहा है, पैसा जिस मद में जाता है उसमें खर्च नहीं हो रहा और कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दी जा रही। तो इनके पास कई ऑप्शन थे, इन्होंने वो ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करके बयानबाजी करना ज्यादा बेहतर समझा।
नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी इसलिए जिम्मेदार है कि इनकी सेंटर में सरकार है। माफ करना, अगर आपके ऊपर आरोप लग रहा है फाइनेंशियल बंगलिंग का कि आपने पैसा इधर उधर कर दिया और आप चुप बैठे, आप भी एलजी पे जाते, आप भी होम मिनिस्टर पे जाते, 500 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को देने में कोई तकलीफ नहीं होती। आप उनसे कहते कि आप हमारे को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है कर्मचारियों को, आप हमें पैसा दें। लेकिन इन लोगों ने सिवाय बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पैसा दे दिया, वो कह रहे हैं हमें मिला नहीं। ये कोई हमारी घर की दुकान या बहीखाता नहीं है। मेरा जो सवाल है, एक जगह लिखा, एक जगह जमा कर दिया, एक जगह कह दिया। नंबर 3, जेपी अग्रवाल, मेरा सवाल ठीक है। नंबर 1, आपने आम आदमी पार्टी को सुझाव दे दिया। नंबर 2, आपने बीजेपी को सुझाव दे दिया, अपनी राय सुना दी उनको। लेकिन जो मेरा सवाल है, अगर 4th कमीशन वक्त पर लागू होता, शीला दीक्षित सरकार इसे वक्त पर लागू करती, तो इतनी वित्तीय समस्या इन कॉर्पोरेशन को नहीं आती। तब क्यों नहीं लागू हुआ ये सारे सुझाव, और क्यों इस पर काम नहीं हुआ? 2013 में असेंबली के चुनाव होने वाले थे, वो लागू नहीं हो सकता था। 2013 में तो इलेक्शन होने वाले थे असेंबली के, तो जो नई सरकार आती वो उसे लागू करती। उसके बाद इनकी सरकार आ गई, उनका गवर्नर साहब का राज है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद इनकी सरकार आ गई। तो हमारे समय कहाँ मिला हमें उसे लागू करने का, या जो उसके ऊपर डिस्कशन होता है वो डिस्कशन हुआ का? जो अभी घाटा ये सब कॉर्पोरेशन सह रही हैं, जिसकी वजह से उनके कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा, वोरा जी, क्या मामला इतना सीधा साधा है कि इसने पैसा नहीं दिया और हमको पैसा नहीं मिला, इसलिए ये कर्मचारियों को हम वेतन नहीं देंगे और कर्मचारी स्ट्राइक पर बैठ गए? क्या इतना सीधा सपाट अभी पूरा मामला है? देखिए, जो कुछ सामने नजर आ रहा है, आप वालों ने कितना दिया कितना नहीं दिया, या एमसीडी को कितना मिला कितना नहीं मिला, ये सब तो तब पता लगेगा जब इनके खाते मिलान होंगे, जब इनकी टैली किया जाएगा। लेकिन जो एक चीज दिख रही है वो ये है कि एक नूरा कुश्ती चल रही है आप में और एमसीडी में। सिर्फ इस नूरा कुश्ती के चक्कर में जो तंग हो रहा है वो है दिल्ली की पब्लिक। दिल्ली को पब्लिक को मजबूर किया जा रहा है कि वो कचरे के ढेर और कचरे के पहाड़ों के ऊपर सांस ले और जिए। इससे बुरी हालत और क्या हो सकती है? 1-1 किलोमीटर लंबे कचरे के ढेर हमने देखे हैं, उसके ऊपर से छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हुए, लोग साइकिलों पे, जो आम आदमी जिसको कहा जाता है, साइकिलों पे, स्कूटरों पे, 2 व्हीलर्स पे उस कचरे के ऊपर से निकलते हुए, गाड़ी के शीशे चारों बंद कर लो तब भी अंदर इतनी स्टिंक आती है कि आप वहां पे सांस नहीं ले सकते। इतनी बुरी हालत है, और वो भी उस शहर में जो कि दिल्ली का वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पोल्यूटेड शहर है। आप कभी ऑडिमल लाते हैं हवा साफ करने के लिए, लेकिन अब आप आज देखिए हालत क्या होने जा रही है। बुरी हालत है। अगर कचरे के ढेर दोबारा से लग गए इस शहर में तो क्या हालत होगी दिल्ली की? हालत खुद सोचिए आप कहते हैं मिलान करना है, कब मिलान करोगे? अगर आपको मुश्किल लगता है मिलान करने में, हम तो ये कहेंगे दोनों पार्टियां अपने सारे बुक्स लेके आइए, चैनल पे आ जाइए, लाइव दिखाते हैं, यहां पे लाइव बात करते हैं, सबके सामने क्लियर होगा कि किसने कितने दिए, कितने नहीं दिए, कितने लिए, कितने नहीं लिए। और जब सामने पता लगेगा तो दिल्ली की जनता खुद बताएगी कि कौन है वो जो दिल्ली का कचरा कर रहा है और कौन है वो जो दिल्ली वालों का कचरा कर रहा है। वोरा जी, आपको क्या लगता है, आप जुड़े हुए हैं आरडब्ल्यूए से, कि जो पूरी मुश्किल जो शुरू हुई है, क्या ये कॉर्पोरेशन के ट्राइफिकेशन से शुरू हुई है? देखिए, ट्राइफिकेशन जो हुआ था वो उस समय की सरकार की डिसीजन थी। सबको पता था कि जो ट्राइफर्केशन हो रहा है इसके बाद दिक्कत आएगी, ईस्ट में तो फाइनेंस का क्रंच होने वाला है। लेकिन अब जबकि नई सरकार सामने है, अब जैसे इनको बीआरटी पसंद नहीं आया, इन्होंने बीआरटी को बंद करके एबॉलिश करके बंद कर दिया, तोड़ना शुरू कर दिया। अगर लग रहा है आज की डेट में कि भाई ट्राइफर्केशन कोई कारण है इस दिक्कत का, तो क्यों नहीं इसे खत्म करके यूनिफाइड कर दीजिए। हमें इससे मतलब नहीं है ना कि आप क्या कहते हैं, एमसीडी क्या कहती है, कांग्रेस क्या कहती है। हमें तो यह पता है कि इस नूरा कुश्ती में, इस खेल में दिल्ली की जनता परेशान हो रही है और दिल्ली की जनता को दिक्कत